हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मुक्ति बोध द्वारा रचित अंधेरे में कविता के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या। इस कविता के कुछ अंशों को हम अपने पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी जरूर देख लें। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस कविता का 7वां अंश है कमजोर घुटनों को बार बार मसल, लड़खड़ाता हुआ मैं उठता हूँ दरवाजा खोलने, चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य को गहरे पोंछता हूँ हाथ से, अंधेरे के और छोर टटोल टटोल कर बढ़ता हूँ आगे, पैरों से महसूस करता हूँ धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूँ दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज, आंखें ये तथ्य को सूंघती सी लगती, केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी, आत्मा में भीषण सच्चित वेदना जल उठी दहकी। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह पंक्तियां मुक्ति बोध के चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह की अंधेरे में शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें पूर्व कवि ने निश्चित किया था कि वह अपनी अंतर्चेतना की वाणी नहीं सुनेगा, क्योंकि ऐसा करने पर उसे अनेक कष्ट और यातनाएं सहनी पड़ेंगी। परंतु मन की यह भीरुता तथा कायरता अधिक देर तक नहीं टिक पाती। अंतर्चेतना का स्वर इतना प्रखर तथा प्रभावशाली है कि अंततः कवि उसकी बात सुनने के लिए तत्पर हो जाता है। यहाँ भी बंद कमरे के बाहर सांकल खटखटाने जाने तथा कमरे का द्वार खोलने का बिंब है। इस अंश की व्याख्या देखें। जिस प्रकार बार बार सांकल बजने पर कमरे में बैठा व्यक्ति द्वार की सिटकनी खोलने के लिए उठता है, अपने कमजोर घुटनों में रक्त प्रवाह के लिए उन्हें मसलता, दबाता, सहलाता है और लड़खड़ा कर उठ खड़ा होता है। उसी प्रकार अंतरात्मा की वाणी बार बार सुनने के कारण उसकी अधिक समय तक उपेक्षा न करने के फलस्वरूप कवि अंततः निर्णय करता है कि वह आत्म साक्षात्कार करेगा, आत्मा की वाणी सुनेगा, उसे समझने का प्रयास करेगा। अतः अब वह अपने चेहरे पर जो मूर्धनी, उदासी, निर्जीवता छाई थी, उसे दूर करने का प्रयास करता है, हथेलियों से रगड़कर उसे दूर करता है। जो निराशा, जड़ता, निष्क्रियता का अंधकार उसके मन में छाया हुआ था, उसे भी दूर करने का प्रयास करता है, ताकि वह सक्रिय हो सके, कर्म के पथ पर चल सके। अब वह सजग, सचेत, सक्रिय हो उठता है। अंधकार में
अपना मार्ग टटोल टटोल कर आगे बढ़ता है। इस चैतन्य मनस्थिति में वह अनुभव करता है कि संसार संकीर्ण नहीं है, विराट है, व्यापक है। उसे भी संकीर्णता, स्वार्थ त्याग परक, उदार होना होगा। मानवता के कल्याण के लिए सक्रिय होना होगा। उसका हृदय कोमल, संवेदनशील तथा मस्तिष्क विचारशील हो जाता है। वह अपने चारों ओर के समाज, अपने देशवासियों की पीड़ा तथा क्लेश का अनुमान लगाकर, उनसे चिंतित होकर, कठोर वास्तविकता को पहचानकर समाज की दुर्दशा को निपटाने के लिए उत्तरदायी पूंजीपति तथा शोषक वर्ग की कूटनीति को समझकर इस दुर्दशा को मिटाने के लिए कुछ करने का निश्चय करता है। इस चिंतन मनन यथार्थ को पहचानने का परिणाम होता है कि उसकी आत्मा सत्य का साक्षात्कार करती है। वह चैतन्य हो उठती है तथा उसका हृदय पर पीड़ा से द्रवित हो उठता है। जैसे प्रकाश पुंज से अंधेरा दूर हो जाता है, सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार जब कवि की आत्मा में सच्चित वेदना की ज्वाला का प्रकाश फैलता है, तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है। वह सच्चाई समझने लगता है। अज्ञान तथा मोह का पर्दा हट जाता है। वह अपने जीवन के उद्देश्य, सार्थकता तथा उपयोगिता के विषय में जान लेता है और निराशा, निष्क्रियता, जड़ता के अंधकूप में पड़े रहने की बजाय खतरे मोल लेने के लिए तत्पर हो उठता है। इस अंश की विशेषताएं देखें तो इसमें प्रतीक योजना का प्रयोग किया गया है। जैसे दरवाजा, चेतना का बंद द्वार, अंधेरा, जड़ता और विसंगतियां। दूसरा, आम बोलचाल की भाषा तथा तत्सम शब्दावली का मिश्रण है। इस कविता का 8वां अंश देखें। प्रोसेशन निस्तब्ध नगर के मध्य रात्रि अंधेरे में सुनसान, किसी दूर बैंड की दबी हुई क्रमागत तान धुन, मंद तार, उच्च निम्न स्वर स्वप्न, उदास उदास ध्वनि तरंगे हैं गंभीर। दीर्घ लहरिया गैलरी में जाता हूँ, देखता हूँ रास्ता, वह कोल तार पथ अथवा मरी हुई, खींची हुई कोई काली जीवा, बिजली के द्युतिमान दिए या मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह मुक्ति बोध द्वारा रचित अंधेरे में कविता से लिया गया है। इसमें कवि मुक्ति बोध फैंटेसी के कवि माने जाते हैं। इसलिए इस कविता में बार बार स्वप्न के दृश्यों के साथ घटनास्थल तथा कार्य व्यापार बदला रहता है। इन पंक्तियों में कवि रात्रि के समय नगर की सुनसान, उदास, कोलतार से बनी सड़क तथा उस पर चलते बैंड बाजे की आवाज से बने वातावरण का चित्र प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें रहस्यात्मक, विभत्स तथा आतंकपूर्ण वातावरण की सृष्टि होती है। इस अंश की व्याख्या देखें। मध्य रात्रि का समय है, चारों ओर सन्नाटा तथा अंधेरा छाया हुआ है। उस निस्तब्ध वातावरण में कवि के कानों में दूर से आते बैंड बाजा बजाने वालों के दल द्वारा बजाए जा रहे
बैंड बाजे की ध्वनि पड़ती है। यह ध्वनि हवा की लहरों के कारण कभी तेज हो जाती है, कभी मंद, और कभी लगता है कि बैंड बाजा बजाने वालों का दल दूर है। कभी लगता है कि वह बहुत निकट आ गया है। बैंड की ध्वनियां उदास तथा गंभीर है। कभी लगता है वह स्वर लहरिया स्वप्न जैसी स्थिति पैदा करती है, तो कभी सुनने वालों को जागृत करती है। जैसे तालाब में कंकड़ फेंकने से तालाब के जल की लहरें दीर्घ आकार की हो जाती हैं, उसी प्रकार बैंड की ध्वनियां वातावरण में धीरे धीरे व्याप्त हो रही हैं। उस बैंड की ध्वनि सुनकर कवि अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए गैलरी में जाता है, जहां से बाहर की सड़क साफ दिखाई देती है। वहां पहुंचकर कवि देखता है कि सड़क कोलतार की है, काली है, और सड़क के किनारे बिजली के खंभों पर बिजली के बल्ब जल रहे हैं। इस दृश्य को देखकर अपने भावों, विचारों तथा खिन्न मनोदशा के कारण उसे लगता है जैसे सड़क ना होकर किसी मृत व्यक्ति की काली खींची हुई जीवा है, तथा बिजली के लट्टू उस मृत व्यक्ति के चमकते दांत हैं। इस अंश की विशेषताएं देखें तो इसमें चाक्षुष बिंब का प्रयोग किया गया है, और दूसरा, कवि के अवचेतन मन में यह बात बैठ गई है कि पूंजीवादी सामंतवादी व्यवस्था मर रही है, उसकी शव यात्रा निकलने वाली है। इस कविता का 9वां अंश देखें। अकस्मात चार का गजर कहीं खड़का, मेरा दिल धड़का, उदास मटमैला मनरूपी वल्मीक, चल विचल हुआ सहसा। अगिनत काली काली हाइफन डैशों की लीके, बाहर निकल पड़ी, अंदर घुस पड़ी भयभीत। सब और बिखराव, मैं अपने कमरे में यहाँ लेटा हुआ। काले काले शैतीर छत के हृदय दबोचते, यद्यपि आंगन में नल जो मारता, जल खराता, किंतु ना शरीर में बल है। अंधेरे में गल रहा दिल यह। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह अंश मुक्तिबोध द्वारा रचित अंधेरे में कविता के चौथे खंड से लिया गया है। इन पंक्तियों में एक और कवि प्रातः 4 बजे के दृश्य का वर्णन करता है, और दूसरी ओर उसके माध्यम से अपने मन की उद्विग्नता का अधेड़ बुन अंतः संघर्ष की बात करता है। इस अंश की व्याख्या देखें। अचानक दूर घंटाघर या पुलिस की चौकी से गजर या घंटे की आवाज सुनाई देती है, जो सूचना देती है कि प्रातः काल के 4 बज गए हैं। उस गजर को सुनकर मेरा दिल धड़कने लगता है, जिस प्रकार मटमैले रंग के चींटियों के बिल में अगणित काली काली छोटी बड़ी चींटियां रेंगती है। कुछ बाहर आती है, कुछ बिल में जाती है, और लगातार हलचल होती रहती है। उसी प्रकार मेरे उदास तथा अवसादपूर्ण खिन्न मन में नाना प्रकार के विचार और भाव उठते हैं। ये परस्पर विरोधी विचार हैं, अतः मानसिक संघर्ष की यातना होती है।
मैं कुछ निर्णय नहीं कर पाता, विचार अस्त व्यस्त रहते हैं। कवि कमरे में लेटा है, उसके नेत्र छत की भारी भरकम लोहे की काली छड़ों पर केंद्रित है। उसका मन अनिर्णय के कारण बोझिल है, अतः लगता है वह काले शहतीर उसके हृदय को दबोच रहे हैं। अब उनके बोझ के नीचे दब रहा है, उसका दम घुट रहा है। इसी समय आंगन में लगी हुई जल की टोटी में पानी आने लगता है। आरंभ में पानी का दबाव कम है, अतः टोटी सू सू की आवाज करती है। लगता है जैसे वह खखार रही है। टोटी में खखरता जल संकेत देता है कि उठने का समय हो गया है। शैया त्यागो, आलस तथा निष्क्रियता त्याग कर कर्म करो। परंतु शैया पर लेटा कवि स्वयं को अशक्त अनुभव करता है। उसे लगता है कि शरीर की सारी शक्ति निचुड़ गई है और वह पड़ा रहने के लिए विवश है। अपनी इस दयनीय स्थिति को देख उसका मन बैठने लगता है। हृदय की शक्ति, दृढ़ता नष्ट प्राय होती प्रतीत होती है। कवि ने इन पंक्तियों में दीमक या चींटियों की बांबी के बिंब द्वारा अपने मन की हलचल, अस्त व्यस्त विचारों का संकेत दिया है तथा नल के खखारने के बिंब द्वारा यह बताना चाहा है कि यद्यपि उसका अवचेतन मन उसे जागृत होकर कर्म करने का आवाहन करता है, परंतु चेतन मन की दुर्बलता के कारण वह कुछ नहीं कर पाता। इस अंश की विशेषता देखें तो इसमें चाक्षुष तथा श्रव्य बिंब का प्रयोग किया गया है। दूसरा, इसमें प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, जैसे शहतीर, बांबी तथा जल का प्रयोग प्रतीक के रूप में हुआ है। इस कविता का 10वां अंश देखें। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उदररंभी बन अनातम बन गया, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, दुखों के दागों को तमगो सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंगत बुद्धि व अकेले में सहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह पंक्तियां मुक्ति बोध द्वारा रचित अंधेरे में कविता से लिया गया है। आतापियों द्वारा पीछा किए जाने पर कवि भागता भागता कई मोड़ों और चौराहों को पार करता अंत में एक बरगद के पेड़ के नीचे शरण लेता है, जो पीड़ितों, शोषितों तथा आश्रय स्थल है। वहां उसकी भेंट एक सिर फिरे सन की पागल व्यक्ति से होती है। वह अर्ध विक्षिप्त व्यक्ति वस्तुतः कवि की अंतरात्मा का ही प्रतिरूप है। वह एक गीत गाता है जिसमें वस्तुतः कवि अपना ही आत्मविश्लेषण करता है। उसके द्वारा प्रकट किए उद्गारों में वस्तुतः कवि की आत्मभर्त्सना का स्वर ही है। इस अंश की व्याख्या देखें।
पहले वह स्वयं से ही प्रश्न करता है। तुम सदा अपने को आदर्शवादी, सिद्धांतवादी कहते रहे हो, सदा घोषणा करते रहे हो कि अपने आदर्शों तथा सिद्धांतों के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हो। पर तुमने कभी सोचा है कि अब तक तुम जीवन में क्या कर रहे हो? यदि सोचा होता, आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण किया होता, तो यह दंभ भरी बात ना कहते, क्योंकि तुम्हारा जीवन और तुम्हारे कार्य केवल अपने निजी हित और स्वार्थ सिद्धि के लिए हो रहे हैं। सच पूछो तो तुम जीवन भर अपना और अपने परिवारजनों का पेट भरने के लिए दौड़ धूप करते रहे हो, और समय समय पर तुमने अपने स्वार्थ, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अपनी आत्मा की हत्या तक की है। अनैतिक और असामाजिक काम किए हैं, जो काम शादी, उत्सवों, रंगारंग कार्यक्रमों, दावतों के अवसर पर उनकी शोभा बढ़ाने के लिए कनाते करती है, वही तुम भूत प्रेतों के समान हत्या, उत्पीड़न, शोषण करने वाले पूंजीपतियों, उद्योगपति, शासकों तथा सत्ताधारियों के स्वार्थ को पूरा करने के लिए, उनकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए तुम करते रहे हो। क्या पेट के लिए आत्मा का बलिदान उचित था? तुमने वैसा ही अशोभन, अनैतिक तथा क्रूर कार्य किया। पूंजीपतियों के साथ संबंध रखते हुए तुमने वही भूमिका निभाई है जो बिस्तर व्यभिचारी के व्यभिचारी कर्म में निभाता है, अर्थात तुमने उनका विरोध करने की बजाय उल्टा उनकी सहायता और उनका समर्थन किया, उनके लिए साधन जुटाए हैं, उनके पक्ष में, उनकी प्रशंसा में कविताएं लिखी है। वह पागल आगे कहता है, तुम ढोंगी, मिथ्याचारी तथा अहंकारी रहे हो। जिस प्रकार कोई शौर्य, साहस तथा पराक्रम का कार्य करने पर स्वर्ण पदक या पद्म भूषण, वीर चक्र आदि पाता है और उस पदक का प्रयोग कर अपने प्रति दूसरों का सद्भाव जगाता है, उसी प्रकार तुमने जो कष्ट सहे हैं, सुविधाएं और यातनाएं भोगी है, अब तुम उनके विषय में अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में बताकर दूसरों की हमदर्दी तथा प्रशंसा पाने का प्रयास करते रहे हो। अपने पुराने कार्यों, बलिदान या पीड़ा को भुनाना चाहते हो, उनके बदले समाज या शासन से कुछ पाना चाहते हो। स्पष्ट है कि तुम्हारा त्याग, बलिदान और संघर्ष निस्वार्थ ना होकर स्वार्थ प्रेरित रहा है। तुम आत्म केंद्रित हो, केवल अपने तथा अपने हित के बारे में सोचते हो। तुम्हें दूसरों की चिंता नहीं, तुम्हारी सहानुभूति केवल मौखिक है। तुम्हारी दृष्टि में सर्वोपरि अपना निजी सुख दुख है। जनता के कल्याण की तुम्हें चिंता नहीं है। तुम्हारी इस संकुचित, संकीर्ण मनोवृत्ति, जीवन दृष्टि का परिणाम यह हुआ कि तुम्हारी जिंदगी जमीन के नीचे का तहखाना बनकर रह गई, जिसमें न वायु का प्रवेश होता है न प्रकाश का, जहां केवल फालतू चीजें पड़ी रहती हैं, जहां सीलन, घुटन तथा गंदगी ही गंदगी रहती है। इस प्रकार
अब तक का तुम्हारा सारा जीवन निरर्थक रहा है। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो पहला, यह आत्मलोचन केवल कवि का अपना ही नहीं है, उन सभी साहित्यकारों के संदर्भ में भी सच है जो आत्म केंद्रित तथा सुविधा भोगी है। दूसरा, आज के स्वयं को जनवादी साहित्यकार कहने वालों पर तीखा व्यंग्य किया गया है। तीसरा, भाषा बड़ी पैनी तथा धारदार है, कबीर की भाषा की तरह चोट करती है। इस कविता का 11वां अंश देखें। बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए, करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए, बन गए पत्थर बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, जन्मन करुणा सी माँ को हंकार दिया, स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया, तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, जम गए जाम हुए फंस गए, अपने ही कीचड़ में धस गए, विवेक बघार डाला स्वार्थों के तेल में और आदर्श खा गए। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह अंधेरे में कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता मुक्ति बोध है। इन पंक्तियों में कवि स्वयं अपनी तथा अपने जैसे बुद्धिजीवियों तथा साहित्यकारों की भर्त्सना करता है, उनकी पोल खोलता हुआ उनके ढोंग पर कटाक्ष करता है। इसकी व्याख्या देखें। तुम स्वयं अपने विगत जीवन तथा पिछले कार्यों का विश्लेषण और मूल्यांकन करके देखो। अपने मन से पूछो, तुमने कब कब कहां कहां किस दुखी पीड़ित शोषित व्यक्ति की सहायता के लिए दौड़ धूप की, पसीना बहाया, कष्ट सहे। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके विपरीत जब कभी दूसरों के प्रति करुणा द्रवित हो, उसके कष्टों पर पसीज कर उनकी सहायता का अवसर आया, तुमने हाथ खींच लिए, मुंह मोड़ लिया, आंखें बंद कर ली। तुम्हारा हृदय पत्थर की तरह कठोर हो गया। कुल मिलाकर तुमने समाज के लिए बहुत अपने हित ही सोची। बदले में समाज के उपेक्षित, तिरस्कृत, दलित व्यक्तियों के लिए उपकार और सहायता के कार्य बहुत कम किए। तुम्हारी इस स्वार्थपरक जीवन दृष्टि का परिणाम यह हुआ कि देश और समाज की दशा दिन भर दिन खराब होती गई। लोगों का जीवन कष्टमय होता रहा। हाँ, तुम अपने प्राण बचा सके, देश मर गया, तुम अवश्य जीवित रहे। जिस प्रकार कोई मर्यादा विहीन युवक अपने वृद्ध दुर्बल पिता तथा माता को घर से निकाल बाहर कर देता है, उसी प्रकार तुमने अपने हृदय से करुणा, दया, परोपकार, सहानुभूति के भावों को निकाल बाहर किया। तुम में ना करुणा की भावना रही, ना लोकहित का भाव। इसके विपरीत जैसे वह नई रोशनी पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगा नव युवक वृद्ध माँ तथा दुर्बल पिता को घर से निकालकर कुत्तों को पालता है, उन्हें दूध,
डबल रोटी खिलाता है, उसी प्रकार तुमने भी कोमल भावों के स्थान पर स्वार्थ की संकीर्ण भावना को अपना लिया है। उसी को तुम अपना सब कुछ समझने लगे हो। इस प्रकार तुम कर्तव्य से विमुख हो गए हो। तुम्हारा हृदय कोमल भावों को त्याग कर पत्थर की तरह कठोर हो गया है। सद्बुद्धि तथा विवेक के स्थान पर कुबुद्धि और अविवेक ने तुम्हारे हृदय में अड्डा जमा लिया है। तुम तर्क बुद्धि का दुरुपयोग करते हो। उल्टे सीधे तर्क देकर अपनी बात को, अपने उठाए गए कदमों को, अपने आचार व्यवहार को सही सिद्ध करने का प्रयास करते रहते हो। इस सब का परिणाम यह हुआ कि तुम्हारी चेतना नष्ट हो गई। तुम जड़ बुद्धि हो गए हो। जैसे कोई पुर्जा जंग लग जाने पर जाम हो जाता है, उसी प्रकार तुम यथा स्थितिवाद में जाम हो गए हो। समाज में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते, सब कुछ ठीक है सोचकर गतिहीन तथा निष्क्रिय बनकर रह गए हो। स्वार्थों की कीचड़ तथा दलदल में फंसते जा रहे हो। तुम्हारी विवेक बुद्धि स्वार्थ भावना के कारण नष्ट हो गई है। उसमें से उसी प्रकार दुर्गंध आ रही है जैसे तेल में किसी चीज के बघारने से आती है। तुम्हारी बुद्धि सदा सोचती रहती है। तुम्हारा मस्तिष्क सदा इस अधेड़ बुन में पड़ा रहता है कि किस प्रकार स्वार्थ सिद्ध हो। इस प्रकार सोचो, स्वयं को आदर्शवादी तथा सिद्धांतवादी कहने वाले तुम किस पतन की दिशा को प्राप्त हो गए हो। तुम्हारा कितना अर्थ पतन हो चुका है। कहाँ आदर्शवाद का ऊंचा शिखर और कहाँ स्वार्थ का वह कीचड़ दलदल भरा गड्ढा। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो पहला मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। दूसरा रूपक तथा उपमा अलंकार है। तीसरा बघार लोक भाषा का शब्द है, उसका सार्थक प्रयोग किया गया है। इस कविता का 12वां अंश देखें। भूमि की सतहों के बहुत बहुत नीचे अंधियार एकांत प्राकृत गुहा एक विस्तृत खो के सांवले तल में तिमिर को भेद कर चमकते हैं पत्थर। मणि तेज सक्रिय रेडियो एक्टिव रत्न भी बिखरे झरता है जिन पर प्रबल प्रताप एक। प्राकृत जल वह आवेग भरा है विद्यमान मणियों की अग्नियों पर से। फिसल फिसल कर बहती लहरें, लहरों के तल में से फूटती है किरणें। रत्नों की रंगीन रूपों की आभा फूट निकलती, खो की बेडोल भीते हैं झिलमिल। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो इसमें कवि स्वप्न देख रहा है। स्वप्न में बार बार दृश्य बदल रहे हैं। कुछ समय पूर्व वह बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था, अब उसे एक गुफा दिखाई देती है। इन पंक्तियों में उसी गुफा का, जो कवि के अवचेतन मन का प्रतीक है, उसका वर्णन करते हुए कवि लिखता है। इसकी व्याख्या देखें, जिसमें कवि लिखता है, भूमि की अनेक परतों के नीचे एक प्राकृत गुफा है। वह मनुष्यकृत ना होकर प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। वह सूनी है, अंधकार पूर्ण है। इस लंबी चौड़ी गुफा की
तलहटी में चमकीले पत्थर बिखरे हुए हैं। उनका प्रकाश इतना तीव्र है कि उसके कारण गुफा का अंधेरा छट गया है। लगता है वह सामान्य पत्थर ना होकर रेडियो एक्टिव रत्न है। इन चमकती मणियों पर गुफा की छत से झरने की एक प्रबल जलधारा बह रही है। यह झरना भी प्राकृत है और उसका जल इन चमकीली मणियों के ऊपर फिसल फिसल कर बह रहा है और उसकी लहरों के नीचे पड़ी हुई इन मणियों का प्रकाश जल को भेद कर सारी गुफा को आलोकित कर रहा है। ये मणियां और रत्न रंग बिरंगे हैं, अतः इनके सौंदर्य और प्रकाश से गुफा जगमग हो रही है। इन रत्नों मणियों के प्रकाश से गुफा की बेडौल खुरदरी दीवारें भी झिलमिला रही हैं। इस गुफा के दृश्य का प्रतीकार्थ है कवि का अवचेतन मन अकृत्रिम, नैसर्गिक, प्राकृतिक अंतर्वृत्तियों का भंडार है। वह रहस्यमय है, अंधकारपूर्ण है। वह अंतर्मन में अनेक सुंदर, मनोरम, कोमल मानव के लिए हितकारी मूल्यवान विचार और भाव है। इनमें ज्ञान तथा विवेक की दीप्ति है, आभा है। ज्ञान तथा विवेक के साथ साथ इनमें संवेदना भी है, कोमल भावनाएं भी हैं। यह अवचेतन मन संवेदनात्मक ज्ञान का भंडार है, जिसके द्वारा ही मानव जाति का कल्याण किया जा सकता है। इस अंश की विशेषताएं देखें तो मुक्ति बोध ने अनेक स्थलों पर संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन पदों का प्रयोग किया है। उनकी मान्यता है कि न केवल शुष्क ज्ञान और न केवल विवेक शून्य संवेदन पर्याप्त है। दोनों का समन्वय होने पर मानव जाति सुखी रह सकती है। दूसरा, चाक्षुष बिंब का प्रयोग किया गया है। तीसरा, रत्न और मणियां प्रतीक है कवि के स्वयं अपने अनुभव, अनुभूतियों, विचार तथा चिंतन मनन के उपरांत प्राप्त निष्कर्ष की, जो वेदना की आग में तपकर प्राप्त हुए हैं। चौथा, तत्सम प्रधान भाषा के साथ अंग्रेजी के शब्द रेडियो एक्टिव भी है और उसका हिंदी अनुवाद भी मणि तेजक्रिय है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना मुक्ति बोध द्वारा रचित अंधेरे में कविता के कुछ अंशों की व्याख्या के बारे में। इसके आगे के अंशों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।